चलो आज अच्छा कितने लोग मेरे को 1 2 हाँ बड़े सारे हैं तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं नए लोगों के लिए। मेरा नाम नीरज वाधवा है, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ, पेशे से एक नेचुरोपैथ हूँ, एटमी में सेल्स मास्टर हूँ, करीब 2.5-3 साल से एटमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोगों को एजुकेट करना, सिखाना, हेल्थ के बारे में नॉलेज देना ये मेरा पैशन है, मुझे मेरा शौक है, मेरा बिजनेस भी यही है। मैं सेशंस लेता हूं और लोगों को सिखाता हूं किस प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं केवल अपने खान पान के द्वारा, और क्या लोग एक्चुअली में ऐसा करते हैं कि खान पान से, जैसे संतोष सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम पैदा तो अल्कलाइन स्टेट में हुए थे लेकिन धीरे धीरे हमने कुछ कर दिया अपने शरीर को कि हम एसिडिक स्टेट में पहुंच गए। तो उसको आइडेंटिफाई करना आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज को हम एसिडिक बोल रहे हैं, कैसे हम उसको अल्कलाइन कर सकते हैं। खाने को समझने के बड़े सारे तरीके हैं। मैं जनरली जब भी अपने सेशंस में गया हूं मैंने लोगों को सिखाया कि अच्छा कार्ब्स जैसे खाने हैं, प्रोटीन जैसे खाने हैं। टेक्निकली समझना से बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि किसी को सिखाना कि अच्छा खाने को देखो पहले डिसाइड करो इसमें कार्ब्स है कि नहीं है, इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती है ये कॉन्वर्सेशन। तो आज कैसे खाने को देखें और देखें कि ये खाना मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर को स्वस्थ करेगा या नहीं खाना मेरे शरीर को खराब करेगा, उसको देखने का नए नजरिया उठाएंगे। ठीक है। और कितने लोगों ने स्कूल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी? केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी। 8th 9th 10th में तो पढ़ ली होगी ना, 8th 9th 10th में इतनी तो पढ़ ली होगी। तो मेरे ख्याल में सबने पढ़ी है। ओके, तो अभी लेट्स अज्यूम सबने केमिस्ट्री पढ़ी है। इसमें से कितने लोगों को याद है कोई एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पीएच? कितने लोगों को ये याद नहीं है? चलो ऐसे सोचते हैं तो पता चले कितने लोगों को पीएच नहीं पता पीएच। ओके, पीएच होता है एक ऐसा मीटर जिससे हम जान सकते हैं कोई चीज अल्कलाइन है या कोई चीज एसिडिक है। मतलब कोई किसी भी चीज के लिए पीएच कैलकुलेट किया जा सकता है। थूक का भी किया जा सकता है, पानी का भी किया जा सकता है, खून का भी किया जा सकता है, खाने का भी, आपके जूस का भी, आप जो खाना खा रहे हैं उसका भी पीएच कैलकुलेट निकाला जा सकता है। हर चीज का एक पीएच है। तो जो हम ये मान के चलते हैं कि पानी का जो पीएच है वो 7 है। 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं। तो जो आप पानी पीते हो, घर में जो आपके पानी आ रहा है, जनरली वो पीएच जो है वो 7 का पीएच है और ये न्यूट्रल पीएच है। अग्रीड? किसी को ये कन्वर्सेशन ना समझ कि पानी का पीएच कितना होता है? 7, एंड दैट इज अ न्यूट्रल पीएच। इसका मतलब ना वो एसिड की तरफ है ना वो अल्कलाइन की तरफ है। करेक्ट। अब इसको मापदंड मान के हम इसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग चीजों का अलग अलग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आरओ का पानी बहुत बार पानी जो है पानी को अल्कलाइन बना सकता है। तो जब हम पानी को अल्कलाइन करते हैं उसका पीएच क्या हो जाता है? एवरेज कौन बताएगा पीएच क्या होता है? जैसे हमने पानी का पीएच 8 कर दिया, लेट्स अज्यूम। तो जब हमने पानी का पीएच 8 कर दिया तो हम अल्कलाइन ले गए पानी, और वही पानी का पीएच अगर हमने 5 कर दिया तो हम पानी को 6 कर दिया तो हम पानी को एसिड ले गए। अग्रीड? इसका मतलब 7 से नीचे जितना भी होगा हम उसको एसिडिक मानेंगे और 7 से ऊपर जितना होगा हम उसको अल्कलाइन मानेंगे। अब इसको शरीर के अंदर देखते हैं, बॉडी के अंदर अल्कलाइन और एसिडिक का क्या मतलब है। हमारा जो पेट है, जो स्टमक है, उसके अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक है या अल्कलाइन है? एसिडिक है। पीएच क्या होता है? 7 से नीचे। अब एक्चुअली बताओ, पीएच होता है 1.5 से 2। 1.5 से 2 का मतलब है हाईली एसिडिक। बैटरी के अंदर जो एसिड डलती है उसका पीएच कितना होता है? बैटरी के अंदर जो एसिड का पानी होता है कार की बैटरी के अंदर, उसका पीएच क्या होता है? इतना ही होता है, 1.5 से 2। इसका मतलब है बैटरी के अंदर का जो पानी है उसका पीएच और आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली ये होगा। और बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसके एसिड के अंदर अगर आप उंगली डाल दोगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब पेट के एसिड के अंदर भी अगर आप उंगली डाल दोगे तो इतना एसिड है आपके पेट में कि अगर उसमें उंगली डाल दी जाए तो वो, अब ये एसिड क्यों दिया है नेचर ने हमारे को? क्यों दिया है? कौन बताएगा? एसिड क्यों दिया है? कोई बात नहीं, कुछ भी गलत आंसर दे दो। खाने को एक्चुअली में डाइजेशन वहां पे राइट वर्ड नहीं है, वहां एक्चुअली राइट खाने को सड़ाने के लिए। जो हम बोलते हैं ना हमने उंगली डाली तो बिल्ली जाती है और फट से चूहे को पकड़ती है और पेट में डाल देती है। वो चूहा पेट में जाके क्या होता है? सड़ता है।
वहां पे उठाती है ना, एकदम बड़ा से उठाया और बच करके पूरा का पूरा बिना चबाए डाल देती है, चबाती भी नहीं कभी कभी। तो अगर वो एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होगा तो वो चूहा तो अंदर खूब मजे करेगा। तो एक्चुअली में तो वो 2-3 मिनट में चूहा सड़ जाना चाहिए और सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब पेट का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है। अब पेट का तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और इसका पीएच कितना है, 1.5 से 2। मुंह का, माउथ, जबान, ये एसिडिक है कि अल्कलाइन है? हाँ? नहीं, ये अल्कलाइन नहीं है, ये बहुत माइल्डली एसिडिक है। माइल्डली एसिडिक क्यों है, ये नेचर ने क्यों बनाया है? आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और सडनली एक बड़ा प्यारा सा मच्छर आया, वक्त करके मुंह में चला गया। अब उस एनवायरनमेंट में उसको मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। इसलिए नेचर ने एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया मुंह का। कोई बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, फंगस, ईस्ट, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके मुंह में, आपने मुंह खोला और वो मुंह में गया तो वो वहां एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, फंगस जीवित नहीं रह सकता। उसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए जीवित रहने के लिए। इसीलिए मुंह भी थोड़ा सा एसिडिक बनाया गया है और स्टमक बहुत एसिडिक बनाया गया है, ताकि आपका जो बैक्टीरिया, वायरस अगर गलती से आपकी थूक में लग के आपके पेट में चला जाए तो वो वहां जाके मर जाए। और पेट क्यों एसिडिक बनाया गया है? क्योंकि सपोज करो आपने रेडी पे गए और एक सेब खरीदा और आपने बोला सेब तो बड़ा स्वादिष्ट है, आपने उसको धो भी लिया, लेकिन उस सेब के ऊपर क्या बैठा हुआ? मच्छर नहीं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैठा हुआ था। मच्छर तो उड़ जाएगा, ठीक है, वो तो सेब उठाते ही, तो उसमें बैक्टीरिया लगा हुआ था जो आपको दिखेगा नहीं। आपने धो लिया उसके बावजूद भी तो आपको दिखेगा नहीं, और वो बैक्टीरिया आपके माउथ को क्रॉस करके, माउथ वाले एसिडिक एनवायरनमेंट को जिंदा क्रॉस करके स्टमक में चला गया। अब स्टमक का क्या काम है? उस एनवायरनमेंट में उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देना। इसीलिए वो एसिडिक बना हुआ है, ताकि बाहर का कोई बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, फंगस, ईस्ट, कुछ भी आपके मुंह के रास्ते से पार करके अगर स्टमक में चले जाए तो वो छोटी आंत में नहीं जा पाए, वो वहीं पे मर जाए। लेकिन कभी कभी वो पेट का जो एसिड होता है उसकी जो 1.5 से 2 की जगह वो 3 से 4 पे पहुंचा होता है कुछ लोगों का, तो वो बैक्टीरिया जो है वहां पे नहीं मरता और कहां पहुंच जाता है? आगे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और उसको अक्सर हम क्या बोलते हैं, हमें क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो इसलिए हमारी माता जी गई मथुरा, उन्होंने बाद जाके हम चारों ने बोला हम लस्सी पियेंगे, तो हम चारों ने लस्सी पी, तो हमारी माता जी को फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि उनका स्टमक का एसिड उस समय कम था और जो बैक्टीरिया, वायरस उनके पेट में गया वो नहीं मरा, आंत में पहुंच गया। और आंत में पहुंचने के बाद उसने वहां पे क्या बनाई? क्या बनाई? एक वर्ड है, अरे फैमिली बनाई। तो फैमिली बनाएगा तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो ग्रोथ होगी, तो बैक्टीरिया बहुत फला फूला वहां पे, और उसने फैमिली बनाई। और आपने बोला मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो इसलिए स्टमक का एसिड जो है वो आपके बैक्टीरिया, वायरस को वही मारने की कोशिश करता है, परंतु ये अगर एसिड कम हो जाए तो बैक्टीरिया, वायरस आगे निकल जाता है। तो ये एक तरह का हम पीएच को समझ रहे हैं। अब आंत का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है कि अब बड़ा सारा एसिड में खाना मिक्स हो गया आपके स्टमक के, और फिर वो वहां से गया आंत के पास, चलो भाई मेरा कुछ काम यहां पे हो गया, अब आंत को बोला तुम बाकी का काम करो। तो आंत का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? आंत का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होता है। अब आंत क्या करेगी? वो आए हुए एसिड को खाने के साथ जो मिक्स हुआ है उसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करेगी। कैसे करेगी? मीठा सोडा डाल के। बड़े कम लोगों को पता है, हमारी बॉडी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है, तो मीठा सोडा हम चने में डाल, उसमें बेसन में डाल के पकौड़े फुलाते हैं, वो वाला मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। उससे वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है बॉडी, और न्यूट्रलाइज करके उसकी बाकी की हाजमे की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। और उस एनवायरनमेंट को हम अल्कलाइन एनवायरनमेंट बोलते हैं। उस छोटी आंत से खाना निकल के बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के अंदर जब वो खाना पहुंचता है तो वहां का एनवायरनमेंट अल्कलाइन है कि एसिडिक है? वहां का एनवायरनमेंट एसिडिक है। क्यों? वहां सारा वेस्ट मटेरियल है, बड़ी आंत के अंदर वेस्ट मटेरियल है, और उसमें बहुत सारा गंदा बैक्टीरिया है जो कि बहुत सारी गैस बना सकता है, और वो गैस हम निकाल देते हैं ना, बड़ी आंत में से गैस निकलती है। वो गैस क्यों निकलती है? वो एसिडिक एनवायरनमेंट है।
तो कैसे देखो, मुंह एसिडिक था, पेट और एसिडिक था, छोटी आंत अल्कलाइन थी, बड़ी आंत फिर से एसिडिक थी, क्योंकि वहां वेस्ट मटेरियल है, वहां पॉटी है, दैट्स द राइट वर्ड। ठीक है, तो अब कैसे हमारा पीएच डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बॉडी का चेंज होता गया। जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट था आंत का, वहां खाना हजम हो रहा था, वो खाना वहां पे हजम होके कहां गया, किस चीज में कन्वर्ट हुआ, पहले बताओ, मैं बताते रहता हूं अपने सेशन में। फूड गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट? ओके, वन फैट, ओके, सो फूड गेट्स कन्वर्टेड टू, उसमें से क्या क्या निकलता है? सबसे पहले निकलता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स निकले, न्यूट्रिएंट के अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी, फैट होएगा, प्रोटीन होएगा, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, ये सब वहां छोटी आंत में से कहां जाएंगे? नहीं, बड़ी आंत में तो वेस्ट मटेरियल जाएगा। तो जो अच्छी अच्छी चीजें वो कहां चली जाएंगी? ब्लड में चली जाएंगी। तो ब्लड का पीएच क्या होता है, एसिडिक या अल्कलाइन? एल्कलाइन। ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.2 अंदाजे से। ब्लड अपनी एल्कलिनिटी मेंटेन करके चलता है, नो मैटर व्हाट। सारा गेम अब यहां से शुरू होता है 7.2 से। इसका मतलब यह है कि आपकी ब्लड की एल्कलिनिटी किस पे डिपेंड करेगी? आपके खाए हुए, इवेंचुअली खाए हुए खाने पे। आपका खाना डिसाइड करेगा, डायरेक्टली नहीं करता वैसे, लेकिन आपका खाना डिसाइड करता है कि आखिरी में आपकी ब्लड की एल्कलिनिटी क्या होगी। और ब्लड को अगर आपने एल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं दिया, वो भी हम देखेंगे कैसे देते हैं ब्लड को एल्कलाइन एनवायरनमेंट, तो ब्लड एसिड होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने ही नहीं दिया, आपने मुंह में वो चीजें ही निकाली जो ब्लड को, वो कौन सी चीजें होती है बताता हूं अभी। तो ब्लड एसिड होने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या अगर ब्लड एसिड हो गया तो इंसान जीवित रहेगा? अगर ब्लड का पीएच 7.2 से 6.9 आ गया, क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा 6.9 पे। तो ब्लड की क्या कोशिश रहेगी? पीएच मेंटेन हो कितने पे? और इसके लिए ब्लड कुछ भी करेगा, कुछ भी, चाहे उसको आपकी मसल से कुछ खींचना पड़े, चाहे आपकी हड्डियों से कुछ खींचना पड़े, चाहे आपके थायराइड से खींचना पड़े, चाहे आपके टॉन्सिल से खींचना पड़े, जहां जहां जो चीजें बॉडी में स्टोरेज करी हुई है, चाहे जहां पे स्टोरेज है बॉडीज की डिफरेंट डिफरेंट पे, ब्लड उन स्टोरेज में से सामान निकाल लेगा और अपनी एल्कलिनिटी को मेंटेन करेगा, केवल आपको जिंदा रखने के लिए। और जब वो चीजें वहां से निकाल लेगा तो शरीर को क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लिया तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अलग जगह से मैग्नीशियम निकाल लिया तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। जो स्टोरेज है आयरन की, ऐसी आयरन की स्टोरेज है, सबको पता है हेमोग्लोबिन के कम होता है तो क्या खाना होता है? आयरन। लेकिन ये पता है कि बॉडी में आयरन की स्टोरेज भी होती है। तो सबसे पहले जब आयरन की कमी होगी तो स्टोरेज में से आयरन निकलेगी। हम आयरन की स्टोरेज को ब्लड रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हमारा आयरन ब्लड में कितना है और स्टोरेज में कितना है। मैंने अभी किसी की ब्लड रिपोर्ट कराई थी, हेमोग्लोबिन आया 9.8 और स्टोरेज जो कि 50 के ऊपर होनी चाहिए थी वो थी 5। इसका मतलब स्टोरेज भी खूब स्पीड से डिप्लीट हो रही है, अब उनके पास स्टोरेज भी नहीं बची है। ठीक है, और ये विमेन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्टोरेज, विमेन क्योंकि पीरियड चल रहे होते हैं तो विमेन की स्टोरेज बहुत जल्दी डिप्लीट होती है। ब्लड फटाफट आयरन निकालना शुरू कर देता है स्टोरेज में से कि यहां से खींचो, कमी हो रही है, उसको वहां डालो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि पीरियड स्टार्ट हुए और आपने बोला आयरन की गोली हो गई, आयरन पूरा नहीं हो रहा है। तो सृष्टि ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है? स्टोरेज बना रखी है बॉडी के अंदर। तो हमेशा हेमोग्लोबिन भी पूरा चाहिए और स्टोरेज भी पूरी चाहिए, ताकि इमरजेंसी आ जाए तो स्टोरेज काम करे। तो अब हमने अपनी एल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये समझ लिया कि ब्लड को एल्कलिनिटी मेंटेन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब हम कहां गड़बड़ करते हैं? अब इसका मतलब है 7.2 तो जितने टाइम आप जीवित हो 7.2 तो चेंज नहीं होने वाला, नहीं होने वाला ना। चेंज क्या होने वाला है? अगर 7.2 आप मेंटेन नहीं कर पाए तो चेंज क्या होने वाला है? बॉडी। तो गड़बड़ कहां पे शुरू होगी? बॉडी में। और बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होंगे। मेरे को कमजोरी हो रही है, मेरे को दर्दें हो रही हैं, मेरे को घुटने खराब कर रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मुझे मैं सोचती ही रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं सोचना, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ। तो कहां से आ रहा है सब ये? लेकिन मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये जो हमने समझ ली
अब क्या चीज अल्कलाइन है, क्या चीज एसिडिक है, क्या चीज, अब खाने को देखते हैं। चलो, कौन ब्रेव इनफ है मुझे ये बताने के लिए कि आपने सुबह क्या खाया था? तो ये हमारा 7 है, ये हमारा मीटर है, इस तरफ हम अल्कलाइन है, इस तरफ हम एसिडिक है, ये हम न्यूट्रल है, यहां पे वाटर है। रीड। अब क्या चीजें अल्कलाइन है, क्या चीजें एसिडिक है, वो देखते हैं। क्या खाया था सुबह? कुछ भी बता दो, कोई भी बता दे। मैंने काले चने धो के उसमें चार बादाम किशमिश ये भिगो दी, उसका पानी पीती हूँ और फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, बादाम उन्होंने खाए, कुछ नट्स एंड सीड्स, उन्होंने खाए चने। चने किस कैटेगरी में आएंगे, इधर या इधर? चने किस कैटेगरी में आएंगे? हालांकि चने जो है इज नेचुरल फूड, एग्रीड। मैं नेचुरल फूड खाती हूं, किस कैटेगरी में आएंगे, एसिड या अल्कलाइन? एसिड में आएंगे। चने यहां पे आएंगे। प्रोटीन कहां पे आता है? सपोज कोई, मैंने किसी क्लाइंट को बोला अच्छा थोड़ा सा प्रोटीन खाना शुरू करो, प्रोटीन कहां पे आएगा? एसिडिक में आएगा। हाँ जी, प्रोटीन एसिडिक में आएगा। इसका मतलब सारा नॉनवेज कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? वेरी गुड। समोसा कहां पे आएगा? अच्छा, रोटी कहां पे आएगी? है रोटी। पराठा कहां पे आएगा? उपमा कहां पे आएगा? दलिया कहां पे आएगा? पोहा कहां पे आएगा? मोमोज कहां पे आएंगे? पिज्जा कहां पे आएगा? अब मुझे बताओ, किसने अल्कलाइन फूड खाया था सुबह? किसने खाया था? हाँ, सैलड खाया था। अब क्या आएगा यहां पे? क्या आएगा यहां पे? आएगा स्मूदी आएगी। किसकी? कोई वेजिटेबल स्मूदी, कोई धनिया की स्मूदी, कोई पुदीने की स्मूदी। यहां पे क्या आएगा? स्पिरुलिना आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? मोरिंगा आएगा। चाहे आप पत्ते खा लो या आप टॉमिका, कैरेट आएगी। इसका मतलब सैलेड्स आएंगे, सैलेड्स आएंगे। ठीक है, चावल कहां पे आएंगे? बिरयानी कहां पे आएगी? तो गलती लोग क्या कर रहे हैं फिर? जब आप अपना खाना देखते हो तो ज्यादा एसिडिक खाते हो, ज्यादा अल्कलाइन खाते हो? एसिडिक ज्यादा खाना खाते हो। तो अब करना क्या है? घर जाके अपनी प्लेट को देखना है। मैंने सुबह से, अगर आपने सपोज करो कुछ खा भी लिया है, तो दोपहर को अपने आप से पूछो कि मैं, अच्छा दही किधर आएगी? दही, यही मेरा तो हाजमा बड़ा अच्छा होता है दही से। दूध कहां पे आएगा? हाँ, दूध भी वहीं आएगा। एसिडिक एनवायरनमेंट है दूध। तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में क्या है? फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रेश सैलेड्स है, फ्रेश स्मूदी है। ये बॉडी को अल्कलाइन नेचर देगी, ये बॉडी को अल्कलिनिटी बढ़ाएगी। तो जब कोई हमारे पास आता है वेट कम करने के लिए, हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? वेट कैसे कम करवा रहे होते हैं? हम कुछ पोर्शन यहां रखते हैं, यहां सारा नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पे बोलेगी खाऊंगी क्या, मैं खाऊंगी क्या? अभी तो मैंने किसी को बोला, अभी सुबह थोड़ी रोटी 4 खाते हो तो रोटी 1 कर दो, तो इसी में बोल दिया मैं खाऊंगी क्या, तक कर दो। है? जब किसी को कैंसर होता है तो आयुर्वेद में सबसे पहली चीज आयुर्वेद वाले क्या पता क्या बोलते हैं? क्या खाओ, क्या पियो? एक चीज बोली जाती है, या खाओ पियो, दोनों कैटेगरी में आती है। व्हीट ग्रास का जूस बोलते हैं ना, व्हीट ग्रास का जूस पिलाओ। तो हम उस इंसान को व्हीट ग्रास जूस पिला के क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि अल्कलाइन स्टेट में कैंसर जिंदा नहीं रहता, उसकी पावर कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हम ब्लड को अल्कलिनिटी की तरफ जा रहे हैं। एक रिसर्च है, गूगल पे ढूंढना, उन्होंने एक क्या किया, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए और वहां जितने पेशेंट्स थे ना, सबका यूरिन निकाला। 200 पेशेंट थे, उनका यूरिन लिया और सब पेशेंट्स का यूरिन चेक करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने एक चीज नोटिस करी, सारे कैंसर पेशेंट्स के ब्लड के यूरिन के अंदर, यूरिन एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? एसिडिक होता है। तो उन्होंने देखा कैंसर पेशेंट्स के जो यूरिन जब चेक किया गया, तो मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स का यूरिन जो है ना, एसिड लेवल्स कम थे। इसका मतलब क्या हुआ? इनके एसिड लेवल्स कम क्यों थे? हैं? नहीं, इनके एसिड लेवल्स कम क्यों थे? क्योंकि ये शरीर से कम एसिड को बाहर निकाल रहे थे। तो जब आदमी, इंसान कम एसिड को बाहर निकाल रहा है, तो एक्चुअली में यूरिन का एसिड कितना होना चाहिए? कम के बहुत? अच्छा, ज्यादा। ज्यादा तो ज्यादा इज गुड, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा इज गुड।
इसका मतलब है अगर यूरिन के रास्ते एसिड निकल रहा है तो आपका शरीर एसिड को बाहर फेंक रहा है ना, शरीर में बनी हुई गंदगी को बाहर फेंक रहा है ना। तो जब रिसर्च करेगी तो देखा गया कि कैंसर पेशेंट्स के यूरिन में एसिड लेवल्स कम पाए गए। इसका मतलब है उनके शरीर में एसिड निकल नहीं रहा, रुक रहा है, रुक रहा है। ठीक है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन दी एंड जब हमारा यूरिन जो है वो भी एसिडिक बाहर निकल रहा है, दैट्स इट, हम बॉडी में से एसिड बाहर निकाल रहे हैं ताकि हम शरीर के अंदर ब्लड के अंदर अल्कलिनिटी में एसिड निकालना, ब्लड के अंदर से ब्लड की अल्कलिनिटी को मेंटेन करने का तरीका है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ब्लड की अल्कलिनिटी मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी किस ऑर्गन का है? किडनी का। किडनी डिसाइड करेगी कि ब्लड का पीएच 7.2 रहेगा। तो जिन लोगों की किडनी तंग करने लग पड़ती है उनके फिर क्या क्या बढ़ने शुरू होते हैं बताओ? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ा, क्या यूरिक एसिड के आगे क्या लिखा है? ये क्या है? ये क्या है? तो इसका मतलब अब आपका ब्लड किस तरफ भागने की कोशिश कर रहा है? एसिड की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। और ब्लड फिर बॉडी आपसे पूछेगी तो नहीं, क्योंकि बॉडी में तो 7.2 मेंटेन करना है, फिर कुछ वो झोल मचाएगी 7.2 मेंटेन करने के लिए। तो वो झोल मचाएगी, आपको तकलीफ होगी कि भाई मुझे ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे वो सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अब आपका काम क्या है? आपका देखो, एक चीज नोटिस करो, अल्कलिनिटी में सामान बड़ा कम है, एसिड में सामान भर भर के। तो ये एक अल्कलिनिटी प्रोड्यूस करने के लिए फिर हमारे पास क्या रास्ता बाकी रहता है? जब सामान कम है तो वो रास्ता बाकी रहता है, वो जो पीछे पड़ा है वो बाकी रहता है। हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अच्छा भाई, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अच्छा मैंने थोड़ी सी शुगर खा ली, अब मैंने शुगर खा ली तो मैंने क्या दिया? एक एसिडिक एनवायरनमेंट दिया। शुगर एसिडिक एनवायरनमेंट देती है बॉडी को। हमने चाय पी, क्या मिले? ओहो, तुम इसी करके जो हिंदुस्तान पीता है, हिंदुस्तान पीता है। मैंने कल किसी से काम किया, मैंने सारा काम कर लिया, आखिरी में मैंने बोला मैं चाय नहीं छोड़ सकती। सारा काम करने के बाद मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो समझना है भाई, चाय कहां भरते जा रहे हो, ये क्या करते जा रहे हो? शरीर का 20 साल की उम्र में इतने यंग वाइब्रेंट स्किन, इतनी बढ़िया, मतलब देख के शक्ल में, शीशे में शक्ल देख के मजा आता था, और शरीर का क्या कचरा कर दिया इसमें। अभी मैंने कुरकुरे नहीं जोड़े, चिप्स नहीं जोड़े, कहने का मतलब है नमकीन भी है, कोक भी। तो अब मैं नहीं बोल रहा नहीं खाओ, क्योंकि नहीं खाओ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है लोगों को। तो इधर आओ ना, स्मूदी पियो ना, स्पिरुलिना खाओ ना, मोरिंगा खाओ ना, नोनी का जूस पियो ना, नोनी का जूस पियो। अभी मैंने और मित्तल साहब ने केस किया, मैंने बताया भी था, शेयर भी किया था कि लीडर्स मीट में लेडी थी, वो शी वाज ऑन वेंटिलेटर, फैमिली ने वेंटिलेटर उतरवा दिया कि अब ये गुजरने वाली है। मुझे बुलाया गया कि भाई आके मिल लो, और हमने जाके नोनी जूस और नाक में घर ले गए, हमने नोनी और हमें पिला दिया, सुबह आंखें खोल दी उन्होंने। हमें इलाज नहीं करने गए थे कुछ भी। मैंने बोला देखो जी, रिश्तेदार आए हुए अफसोस करने के लिए, सुबह तो मम्मी जी ने चले जाना है तो अफसोस कर लें। तो इतना भी काम हमने कर दिया। हमारा काम, हम ट्रीटमेंट नहीं करने गए थे। मैंने तो सिंपल बोला देखो भाई 2 सामान पड़े हैं, डाल के देख लो, सुबह तक देख लेते हैं क्या होता है। मम्मी जी जग गई 6 दिन में, 7 दिन में। तो कहने का मतलब है हमारे पास क्या 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 है? हमारे पास मोरिंगा है, हमारे पास स्पिरुलिना है, हमारे पास प्योर टी है, हमारे पास शिलाजीत है। ये सब चीजें क्या कर रही है बॉडी को? हम जब अल्कलिनिटी की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम क्या बात कर रहे हैं? हम बॉडी को मिनरलाइज करने की बात कर रहे हैं। मिनरलाइज, क्योंकि पीएच का 7 किससे कंट्रोल होगा? मिनरल से। आप जब खीरा खा रहे हो, आप जब सैलेड्स खा रहे हो, स्मूदी खा रहे हो, स्पिरुलिना खा रहे हो, मोरिंगा खा रहे हो, व्हीट ग्रास खा रहे हो, पी रहे हो, नोनी जूस पी रहे हो, आप बॉडी को मिनरलाइज कर रहे हो। इन दी एंड पीएच मेंटेन करने के लिए 4 कौन कौन सी चीजें मेन इंपॉर्टेंट ब्लड को चाहिए अपना 7.2 मेंटेन करने के लिए? कौन बताएगा? 4 क्या चीजें हैं? सबसे ज्यादा चाहिए पोटेशियम। किसमें मिलता है? हरी चीजों में। मैग्नीशियम किसमें मिलता है? पत्ते वाली चीजों में। कैल्शियम किसमें मिलता है? कैल्शियम दूध एसिडिक है, दूध एसिडिक है, दूध एसिडिक लेवल में है। और गाय दूध नहीं पीती है अपना कैल्शियम बनाने के लिए। गाय किसका दूध पीती है कैल्शियम बनाने के लिए? सब्जियां खाती है, हरी चीजें खाती है, हरी चीजों से भी कैल्शियम बहुत मिलता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नहीं आयरन नहीं, चलो एनीवे अभी ध्यान में आ जाएगा मुझे। सो वी नीड मैग्नीशियम, वी नीड पोटेशियम, वी नीड कैल्शियम।
ठीक है। तो मेन जो मिनरल्स हैं, इन मेन मिनरल्स को, मेन जो मिनरल्स हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? तो जब हमारे को लूज मोशन लग जाती है तो हम क्या पी रहे होते हैं? हाँ, ORS, दोनों बोलते हैं, वो पी रहे होते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट्स पी रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी को मिनरलाइज करते हैं। तो बॉडी को मिनरलाइज करने का काम ये चीजों का है। ये चीजें करने से वजन कम हो जाता है। आप अल्कलीन लाओगे वजन कम हो जाएगा। आप नोनी जूस पियोगे वजन कम हो जाएगा। मोरिंगा खाओगे वजन कम हो जाएगा। आप स्पिरुलिना खाओगे वजन कम हो जाएगा। और किसी ने मेरे से बड़ी अच्छी बात बोली, कितना? तो मैंने बोला 1 कैप्सूल मोरिंगा से शुरू करो, 1 कैप्सूल स्पिरुलिना से शुरू करो, 2 कैप्सूल करो, 3 कैप्सूल करो, 4 कैप्सूल करो, 5 कैप्सूल करो, 6 कैप्सूल करो, 7 कैप्सूल करो, 8 कैप्सूल पर डे करो। उसके बाद चम्मच पे आ जाओ, 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच। अल्कलीन किधर से लाओगे? किधर से लाओगे अल्कलीनिटी? अगर मैं आपको बोलूंगा धनिया का जूस भी बना लो तो कितना पियोगे? 1.5 चम्मच, 2 चम्मच? कितना धनिया का जूस पियो? 1 कटोरी, 2 कटोरी। क्या वो बोलते भैया, भैया इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? ये मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा? अरे जितना वो गोलगप्पे का पानी भर के पीस, जलजीरा अल्कलिनिटी करता है। जलजीरा कितना पीते हैं हम? 1 गिलास, कभी कभी 2 गिलास। और वो लाल शरबत कितना पीते हैं बर्फ डाल के? वो तो 6 गिलास पी लेते हैं बेचारा। आप पॉइंट समझो, आपको बताता हूं। पैनक्रियास का वजन कितना होता है पता किसी को? पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन बनाता है और एंजाइम बनाता है। तो कितना होता है? 70 ग्राम। बेचारे इस बेचारे पैनक्रियास को जो इंसुलिन बनाता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, उसको आप इतना काम देते हो, इतना, ये 70 ग्राम के ऑर्गन को इतना काम देते हो। ये सारा पैनक्रियास का काम है, इसको हजम करना, इसकी ब्लड शुगर को नीचे लाना, ये 70 ग्राम के ऑर्गन को, ठीक है। और इस 70 ग्राम के ऑर्गन के ऊपर अगर 20 ग्राम फैट चढ़ जाए, अभी BMI में जो हमने देखा है, BMI हम क्या देख रहे हैं? विसरल फैट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विसरल फैट। विसरल फैट का मतलब होता है ऑर्गन्स के ऊपर चिपका हुआ फैट। इसके ऊपर 20 ग्राम फैट चढ़ जाए, इसकी मतलब हो जाएगी, ये आधा परफॉर्म करेगा। फिर कहां पहुंच जाएगा आदमी? जब आधा परफॉर्म करेगा तो डायबिटीज हो गई, ब्लड शुगर आ गया, थायराइड बिगड़ गया, जॉइंट पेन हो रहे हैं, वजन आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं। तो ये 70 ग्राम के ऑर्गन को 20 ग्राम तो फैट से चिपका दिया। ये फैट कहां से? ये फैट कहां से आई? ये सब खा के, इसमें सब है, दूध भी है, उपमा भी है। भाई हाँ, एक चीज मैंने मिस करी। क्या मिस करी? किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। इसमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है जो हम खाते हैं, बहुत बड़ी चीज, अभी तक नहीं बोली। कौन बताएगा? हाँ, चावल तो इधर है, बहुत बड़ी। चावल बड़ी चीज नहीं है, नहीं, चावल बड़ी चीज नहीं है, चीनी भी बड़ी चीज नहीं है उसके मुकाबले में, रोटी भी बड़ी चीज नहीं है। एक चीज खाने के अंदर होती है यार, नहीं, फ्रूट। अभी तक तो बात ही नहीं करती फ्रूट की। अब आ जाओ फ्रूट पे। फ्रूट किधर? ऑब्वियसली आएगा। एक चैलेंज है, बताओ क्या चैलेंज है? नहीं, फ्रूट मोस्टली सारे अल्कलाइन है। प्रॉब्लम क्या है? जो आपने कचरा इससे किया हुआ है ना, इससे जो वजन बढ़ा लिया, थायराइड खराब कर लिया, डायबिटीज आ गई, अब फ्रूट भी, क्योंकि फ्रूट है, आप 4 आम खा लोगे, आप 5 केले खा लोगे अल्कलाइन के नाम पे? नहीं खा सकते ना। तो इसलिए अब एक चैलेंज आ गया। अब आप एक डिसऑर्डर में फंस गए, आपको वजन बढ़ गया, या आपको डायबिटीज हो गई, आपको थायराइड हो गया, आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो। फ्रूट कितना काम आने वाला है? ये तो कितने चीकू खाओगे, कितने केले खाओगे, कितने आम खाओगे, कितने अंगूर खाओगे? अंगूर तो भर भर के मीठे, चीकू भर भर के मीठा, केला भर भर के मीठा, आम भर भर के मीठा। इसका मतलब है उस पॉइंट, ये अगर काम मैं 20 साल के लड़के के साथ कर रहा हूं जिसका वजन नहीं बढ़ा हुआ, जो नॉर्मल है, जिसका 1-2 किलो वजन बढ़ गया, उसको फ्रूट खा ले। लेकिन अगर आपका वजन 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, तो फ्रूट की अल्कलिनिटी भी आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि फ्रूट सब मीठे हैं। और बाय द वे, फ्रूट रोटी से ज्यादा फैटी लिवर कॉज करते हैं। जो लोग समझते हैं ना हम फ्रूट खाते खाते वजन कम कर लेंगे, कुछ 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक निकल जाएगा, उसके बाद जब रुकेगा फ्रूट से वजन कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट को भर भर के इंसुलिन चाहिए। ये पैनक्रियास को, ये जो 70 ग्राम का ऑर्गन है, इसको ये फ्रूट,
आपने मैंगो शेक पी लिया, सपोज करो मैंगो शेक नहीं भी पिया, आपने 2 आम खा लिए, तो इंसुलिन तो तब भी बनाना पड़ेगा बॉडी को। बॉडी कौन देखेगी कहाँ का मीठा आया है, कि ये फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, कौन सा वाला मीठा है। बॉडी के लिए क्या आम से वेट गेन होता है ना, तो अल्टीमेटली तो काम ही नहीं आएगी उस वक्त। आपकी अल्कलिनिटी आएगी नोनी के जूस से, वीट ग्रास जूस से, खाने से, ये अल्कलिनिटी देगा अगर आपको उस पर काम करना है। और बहुत बार ऐसा होता है, मैंने पतले लोग देखे हैं, जरूरी है कि आदमी मोटा होगा तो डायबिटिक होगा। मैं अभी इस हफ्ते में किसी को मिला बिल्कुल पतला डायबिटिक, क्यों? डायबिटिक भी है, फैटी है आदमी, डायबिटिक भी है, फैटी भी है। क्या वो आदमी फ्रूट खा सकता है? वो भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि फ्रूट को बनने की इंसुलिन चाहिए, पैनक्रियास कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसलिए अल्कलिनिटी में भी बहुत जरूरी है कि वो चीजें हमें खानी है जो हमें बहुत शुगर नहीं दे रही। उस पॉइंट में वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अल्कलिनिटी पे तब काम कर रहे हो कि आपको कोई मेटाबॉलिक चैलेंज नहीं है, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई गट इश्यूज नहीं है, बहुत बढ़िया, खाओ आप फ्रूट। लेकिन अगर आप वजन कम करा रहे हो, पाइनएप्पल कितने लोग खा लेंगे फिर? पाइनएप्पल भी बहुत मीठा है, केला भी बहुत मीठा है, आम भी बहुत मीठा है, चिक्कू भी बहुत मीठा है। तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर सप्लीमेंट्स में खाना, और बाय द वे वो सारे फ्रूट्स जिनको, बड़ा अच्छा फोन आया इसी हफ्ते में आया एक लेडी का, मैंने उनको कोई सप्लीमेंट दिया तो उन्होंने, उनको ना एंडोमेट्रियोसिस है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पिछले 12 साल से वो मेडिकेशन पे हैं। 12 साल से उन्होंने, वो हर महीने दवाई खाती है ताकि पीरियड आए ही नहीं, क्योंकि पीरियड आ गए तो एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। तो वो 12 साल से मेडिकेशन पे है। जब मैंने उनको पहला सप्लीमेंट बोला तो उन्होंने मुझे क्या बोला, गैस करो। और बड़े लोगों को एक्सपीरियंस होता है, क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला कुछ नेचुरल बता दो। अरे भाई, तुम्हारा नेचुरल किस खेत से आ रहा है? उसके अंदर है कितना सामान? वो एनपीके के फर्टिलाइजर पे उठे हुए सामान को जो खा खा के एंडोमेट्रियोसिस पे पहुंच गए हो, अब खा खा के तो पहुंचे हो, अब उसको ठीक भी सामान से करना चाहते हो कि नेचुरल बता दूं। और बाय द वे उसने मेरे को नेचुरल बोला था प्रोबायोटिक पे, उसने बोला प्रोबायोटिक नहीं खा के मैं दही खाऊंगी। कौन सी भैंस का दही है? कौन सी भैंस का दही? जो भरोसा ही नहीं भैंस का है भी कि नहीं। तो गेट इट ना, पीपल आर इग्नोरेंट, दे विल ट्राई मैक्सिमम, अपनी जो बुद्धि है वो लगा के वो नेचुरल रूट पे जाने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में वो कॉन्सेप्ट थोड़ा रह गया, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एप्पल में है ही कुछ जहां पे वो, ठीक है। तो द होल आइडिया इज दैट यू हैव टू मिनरलाइज द बॉडी यूजिंग सैलेड्स, इंक्रीज योर सैलेड्स, स्मूदी खाओ, स्पिरुलिना खाओ, मोरिंगा खाओ, वीट ग्रास लो, नोनी लो, अपने कॉम्बिनेशंस देखो। हर चीज के डिफरेंट फायदे हैं। नोनी लोगे तो डिफरेंट फायदे हैं, प्रोबायोटिक इफेक्ट है बहुत ज्यादा। मोरिंगा लोगे तो उसके डिफरेंट फायदे हैं। सो मिक्स योर फूड विद फिल अप। देखो एक बात बताता हूं बड़ी अच्छी, ये लेडी से मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो एक होता है सप्लीमेंट गैप फिल करने के लिए। गैप फिल करने का मतलब यह है कि आप कुछ खाना खाते हो और उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, सपोज आयरन की कमी है, लेट्स अज्यूम, और आपने आयरन फुलफिल करने के लिए आयरन ले लिया, इसको बोलते हैं फुलफिलिंग द गैप। एक होता है आप सप्लीमेंट खाते हो उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यूज लेने के लिए। थेरेप्यूटिक मतलब नाउ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर सप्लीमेंट, दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर मेडिकल बेनिफिट्स, यू आर नॉट फुलफिलिंग द गैप। तो आप एक पी रहे हो नोनी जूस केवल ये करने के लिए, अच्छा भाई मैंने दिन भर के अंदर एक्स टाइप के खाने खाए हैं, मुझे नोनी जूस पी के मुझे इसके बेनिफिट्स लेने हैं, इसके गैप फिल करने के लिए, अपने न्यूट्रिशनल गैप फिल करने के लिए। एक है आपको गट डिसऑर्डर्स हैं, आपको थायराइड इश्यूज हैं, आपके शरीर में कुछ मिनरल्स की कमी है, आपकी अल्कलिनिटी की कमी है, आप उस अल्कलिनिटी को पूरा करने के लिए नोनी जूस पी रहे हो। अब आप गैप फुलफिल करने के लिए पूछ रहे। आपके पास क्लाइंट ऐसे थोड़ा आएंगे क्यों बिल्कुल ठीक जूस दे दो, आएगा ऐसा कोई? वो कहेगा मेरे ये चैलेंजेस हैं, बताओ आपके क्या फायदा देगा। इसका मतलब आप नोनी जूस से थेरेप्यूटिक वैल्यू ले रहे हो, लेने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके शरीर में कुछ बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हो, जो बेनिफिट मिसिंग है वो गैप फुलफिल करने के लिए जूस किया जा रहा। नोनी जूस इज बीइंग कंज्यूम्ड फॉर थेरेप्यूटिक वैल्यूज, इसको थेरेप्यूटिक बोलते हैं। तो आप उसमें डोजेज भी हाई रखते हो। मैं फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना की बात करूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 चम्मच 2 चम्मच 8 कैप्सूल 10 कैप्सूल की बात कर रहा हूं। मैं क्यों? मैं वो गैप फुलफिल करने के लिए स्पिरुलिना ले रहा हूं, मैं उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यूज के लिए वो स्पिरुलिना ले रहा हूं। गैप फुलफिलिंग तो 1 उसमें लिखा हुआ है, 2 कैप्सूल्स पर डे लिखा है ना, वो गैप फुलफिलमेंट का काम है। हम गैप फुलफिलमेंट नहीं कर रहे, हमें उसको बेनिफिट देना है। वो 2 कैप्सूल से नहीं होएगा, लेकिन शुरुआत 2 से ही होगी। और
कहां पे ध्यान रखना है? इस अल्कलिनिटी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको किडनी प्रॉब्लम, जिसको किडनी प्रॉब्लम है, आप उसके साथ काम नहीं करो। मेरी एडवाइस है, डोंट वर्क दैट, लेट द पर्सन डॉक्टर हैंडल इट, बिकॉज अल्कलिनिटी जब भी प्रोड्यूस होती है शरीर के अंदर, सबसे बड़ा किसका होता है? क्योंकि किडनी में क्या बाहर निकालना है? ये एसिड बाहर निकालने हैं किडनी के अंदर, और उसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज, ऊपर से आप मान लो किडनी नहीं काम ही नहीं कर रही ढंग से, नाली नहीं निकाली, तो आप ऊपर से डाली जाओगे, उसको बोलोगे डॉक्टर उसको इतना लग देगा, तो किससे पूछ के आया? तो the only way you can alkaline your body and mineralize your body when your kidney is working properly. Their kidney should not be compromised. Otherwise, you can't do this. Then expert is required. तो ये हो सकता है, तब भी हो सकता है, बट एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है। फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज वो आएगी धीरे धीरे, काम करते रहो। अभी नहीं है वो, अगर आपने स्टार्ट किया तो यू डोंट टच दैट। तो शुरू में जब मेरे करियर के डेज में भी मैंने जब किडनी के इश्यूज आते थे मैं हैंडल नहीं करता। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था इसको नहीं हैंडल करो, अभी नहीं, टाइम इज नॉट राइट, टेक टाइम, लर्न, एक्सपीरियंस थिंग्स, लोगों का बिहेवियर देखो, लोगों से बात करो, उनके पैटर्न्स देखो। अभी बड़ी अच्छी बात हुई, मैं और मेरी असिस्टेंट बैठे हुए थे, तो यूएस से कॉल आया और उसको कुछ उसके पीरियड डिले हो गए लड़की के 10 दिन। तो उसने मैसेज भेजा मेरे 10 दिन पीरियड डिले हो गए, मेरे तो पीरियड्स कभी नहीं डिले होते। तो मैंने उसको पूछा कि आपने कोई मेडिकेशन बढ़ाई है? तो उसने बोला मैं जो दवाई खाती थी मेरे डॉक्टर ने दवाई डबल कर दी है। तो मैंने अपनी असिस्टेंट को बोला अब हम इसको अगर बोलेंगे ना ये दवाई डबल करने की वजह से हुई है, ये वापस फोन करके बोलेगी दवाई तो मैं पहले भी खाती थी, पिछले साल भी खा रही थी। वही हुआ, उसको 15 मिनट के बाद फोन आया और 15 मिनट के बाद उसने बोला, मैंने उसको बोला मैम ये दवाई की वजह से भी, तो मैंने इंसिस्ट नहीं किया, मैंने उससे पूछा कि आपने दवाई डबल किया, क्या ये दवाई की वजह से डिले नहीं हो सकता? मुझे छूटते ही मुझे बोला दवाई तो पिछले साल भी खाती थी। तो हंसने लग पड़ी कि सर आपको पहले से ही पता था। मैंने कहा इसलिए पता था क्योंकि मैंने 10 साल काट दिए इंडस्ट्री में, मुझे पता है लोगों का बिहेवियर क्या है। ये बड़े फेवरेट आंसर्स है, मैं तो ये पहले भी करता था, ये तो मैंने अभी नया खाया है, ये ओमेगा 3 से ही मेरा पेट दर्द हुआ है पहली बार जो खाया है, या फिर ये जो है नेचुरल फूड्स बनाओ। ये ह्यूमन पैटर्न्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे इस काम के अंदर। यही फिक्स्ड 5-6 जवाब हैं जो लोग न्यूट्रिएंट के बदले में आपको बोलेंगे, 5-6 ही है, उससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ये समझ जानी है दैट ये मिनरलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव फुल्ली वर्किंग किडनीज। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं 2 ऑर्गन जो है ना वो मेड इन चाइना है, एक ऑर्गन मेड इन इंडिया है। तो मेड इन वो बोलते हैं मित्तल जी, तो मेड इन इंडिया लीवर, ठीक है, और मेड इन चाइना का ऑर्गन कौन सा? किडनी, एक्चुअली में लंग्स। ये 2 मेड इन चाइना ऑर्गन है। ये जब बैठते हैं ना तो ये थोड़ी सी गड़बड़ करिए और ये बैठ जाते हैं। और लीवर है पूरी 20-30 साल तक चलता रहता है। आखिरी में 90% के बाद कहेगा अब मेरा दम निकल गया, भाई तुमने दम निकाल दिया, विसरल फैट बहुत बढ़ा दिया, तो दम उसका बहुत लेट निकलता है, इसलिए वो मेड इन इंडिया है। तो होल लॉजिक बिहाइंड अल्कलिनिटी एंड एसिडिक इज look at what acidic foods you are eating, balance them with alkaline foods, salads बढ़ाओ, स्मूदी बढ़ाओ, जूसेस बढ़ाओ, और मीठे जूसेस नहीं होने। कल जाके अनार का 1 लीटर जूस नहीं पी लेना है, ये भी एक चैलेंज है। अच्छा अल्कलिनिटी करनी है, चलो भैया सबसे ताकतवर जूस कौन सा है? हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाला अनार का। अरे मैं कहाँ जा रहे हैं, वो फैटी लिवर की ऐसी तैसी कर देगा, वो 70 ग्राम के पैनक्रियास का क्या हाल करेगा? ठीक है, तो नोनी का जूस पीना है, मोरिंगा खाना है, स्पिरुलिना खाना है, अल्कलिनिटी करनी है, प्रोवाइडेड यू हैव फुल्ली ऑपरेशनल किडनीज, और किडनीज का ध्यान रखना है क्योंकि शरीर में से एसिड कौन निकालता है? किडनी निकालती है, और चाइना का मेड ऑर्गन है। ठीक है, थैंक यू।